हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फाइनली सीजीएल मेंस का एग्जाम और टाइपिंग दोनों हो चुकी है। इन दिनों मुझे टाइम नहीं मिल पाया, आपको पता है, क्योंकि मैं वर्किंग भी हूँ प्लस घर का भी इतना काम रहता है, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं बता देती हूँ, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी कि ये जान के कि कैसी टाइपिंग आती है या पेपर कैसा गया। तो मैं आपको अपना रिव्यू दे देती हूँ, उससे आप खुद अपना कर पाएंगे प्लान कि आपको कैसी चीज़ें करनी है, क्या करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं टाइपिंग बताती हूँ। टाइपिंग क्या था, रिपोर्टिंग टाइम काफी पहले की होती है, 2 घंटे पहले बुला लेते हैं, 2 ढाई घंटे मैं पहले ही पहुंच जाती हूँ, मुझे लेट नहीं होना होता है, बेशक मैं वहाँ 2 घंटे बैठी रहूँ। तो ऐसे ही कुछ हुआ था। टाइपिंग रिपोर्टिंग टाइम आई थिंक 4:30 थी। तो मैं पहुंच गई थी अपने टाइम से, और मैंने एंट्री भी ले ली थी टाइम से ही। तो 2 घंटे वहाँ बैठना पड़ा था, 2 घंटे से ज्यादा ही बैठना पड़ गया था वहाँ पे। तो टाइपिंग मैं बताती हूँ कैसे कैसे था वहाँ पे टाइपिंग का। तो टाइपिंग में आपका होता है 10 मिनट का मॉक होता है ना, प्रैक्टिस होती है उसमें 10 मिनट के लिए, वो आपको टाइम देखता है। टोटल टाइम टाइपिंग का 38 मिनट का होता है, जिसमें से 10 मिनट पहले आपको एक तरीके का मॉक होगा, प्रैक्टिस होगी। ठीक है। फिर 10 मिनट का आपका ब्रेक होगा, रेस्ट टाइम। फिर आपकी एक्चुअल टाइम 15 मिनट वाली टाइपिंग स्टार्ट होती है। ठीक है। जो कि 2000 की स्ट्रोक की लिमिटेड था, उसमें पैराग्राफ ऐसा नहीं था कि चलता ही जा रहा चलता ही जा रहा था, लिमिटेड था। तो फिर एक्चुअल वाली टाइपिंग स्टार्ट होती है। तो प्रैक्टिस से आपको पता लग जाता है, आप उसमें देख सकते हो कि आपका कीबोर्ड चल रहा है नहीं चल रहा है, तो अच्छा रहता है। ठीक है, आपको पूरा कंफर्ट जोन में वो लोग डाल देते हैं, ऐसे ब्लेम नहीं करना चाहिए कैसा है क्या है। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी, मेरी फर्स्ट टाइम टाइपिंग थी। तो घर पे तो मेरी 35 एवरेज रह रहा था, तो मुझे डर था कि वहाँ पे ऐसा बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा साउंड होगा और हड़बड़ाहट होगी और दूसरों पे ध्यान जाता है। ऐसा कुछ नहीं था, मेरे साथ तो नहीं था, इतना शोर नहीं हो रहा था। एक्चुअली ध्यान आपका होता है ना, जैसे कि अर्जुन का ध्यान सीधा मछली की आंख पे होती है, सेम वैसा ही हाल था। मेरे को नहीं आ रहा था किसी का शोर, मेरा सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान था। तो ऐसे ही कुछ हुआ था। तो 10 मिनट की टाइपिंग थी, अच्छी सी हो गई थी, प्रैक्टिस हो गई थी। फिर 10 मिनट का फिर से ब्रेक मिल गया था। फिर टाइपिंग एक्चुअली स्टार्ट हुई थी। तो जैसे ही टाइपिंग खत्म हुई, तो मेरे जो की स्ट्रोक थे मैंने देखा वो 1988 थे, 1988। हिंदी इंग्लिश में बड़ा कंफ्यूजन होता है। 1988। ठीक है, इतना की स्ट्रोक थे, मीन 2000 नहीं थे। तो मैंने जल्दी से इधर उधर देखा, सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कितना की स्ट्रोक था। सबका अलग अलग की स्ट्रोक था एक्चुअली। कोई तो बोल रहा था 2001 था, पर एक्चुअल में शायद 2000 ही होंगे, क्योंकि 2000 की स्ट्रोक ही आता है। मेरे 12 की स्ट्रोक कम रह गए थे, जो कि बहुत माइनर सा एरर है, 5% का थोड़ा रिलैक्सेशन होता है तो हो जाएगा मेरा। अच्छी खासी पोस्ट के लिए मेरी टाइपिंग ठीक ही रही। ठीक है। और उसके बाद फिर से 3 मिनट का आपको वहां बैठाया जाता है। लास्ट में क्या होता है, मदर्स नेम लिखना होता है। मेरे को ये भी सुनने में आया था कुछ लोगों ने वहां मदर्स नेम नहीं लिखा। मुझे नहीं पता इसका नुकसान कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना तो कॉमन सेंस है ना, जब हम पढ़े लिखे तो है ना, कि लिखा आ रहा है तो लिख दे मदर्स नेम। ठीक है। आपके लिए टाइपिंग की टिप क्या रहेगी, मैं आपको बताती हूँ कि लोगों की बातों में तो बिल्कुल ना है कि एक हफ्ते पहले भी करके जाओगे तो भी टाइपिंग हो जाएगी, सिंगल फिंगर से या डबल फिंगर से करोगे तो भी टाइपिंग हो जाएगी। भाई क्यों रिस्क लेना है, जब आप इतनी बड़ी पोस्ट, ऑफिसर लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो क्या 15 मिनट डेली टाइपिंग नहीं कर सकते हो, है ना। तो कम से कम 3 महीने तो पहले टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, आधे आधे घंटे देकर। ठीक है। और डबल फिंगर से ही, सॉरी, दोनों हाथों वाली ही टाइपिंग करो, सीखो उसको। और सब कुछ फ्री अवेलेबल है ऑनलाइन, तो इतना ही क्यों रिस्क लेना है कि एंड द टाइम करेंगे, नहीं होता है भाई। मैं घर पे 35 की स्पीड थी, फिर भी वहाँ पे 10 मिनट का जो रिहर्सल टाइम मिला था, उसके बाद भी थोड़ा नर्वसनेस हो रही थी। फिर भी देखो 2000 में एक्यूरेट नहीं कर पाई। हालांकि ठीक है, मेरी टाइपिंग अच्छी ही हुई है। तो प्रैक्टिस करें, कम से कम 3 महीने पहले टाइपिंग शुरू कर दें। 3 महीने की, अगर 6 महीने का एग्जाम ब्रेक है तो 6 महीने पहले ही एग्जाम की से पहले टाइपिंग स्टार्ट करें। डेली आधा घंटा कम से कम टाइपिंग आप करें। और टाइपिंग के लिए मुझे एंड टाइम पे मेरे एक फ्रेंड ने, फ्रेंड क्या कुलीग है जो मेरे साथ में वर्किंग है, उसने बताया था कि एसएससी सीजीएल की टाइपिंग आप डालोगे ना, एसएससी सीजीएल टाइपिंग, तो गूगल पे आ जाएगा। कोई ऐप भी डाउनलोड नहीं करना होता, सेम आपको जो फॉर्मेट एसएससी वाला है ना, सेम वही आ जाएगा। और रही बात पैसेज की, तो इतना टफ नहीं आता है। ठीक है, नॉर्मली आती है। कैपिटल लेटर लाइन स्टार्ट हो रही है, फुल स्टॉप आ रहा है, ज्यादा आपके जो स्पेशल कीज है ज्यादा नहीं आती है। इतना इजी, इतना टफ तो नहीं रहता है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस तो लगती है। ठीक है। ये था आपका टाइपिंग का। ये बाकी घर पे, उस पे क्या है, उस पे आपका स्टॉक भी आ जाता है, स्टॉक भी देता है उस पे। बाकी जो टाइपिंग बाबा, मैं पहले टाइपिंग मास्टर से कर रही थी, लेकिन उससे नहीं पता लगता था हमारे की स्ट्रोक कितने हो रहे हैं, ये सारी चीजें पता नहीं लगती थी। तो मैंने एंड टाइम पे मैंने उससे स्टार्ट की थी, तो इंटरफेस भी पूरा सेम ही था। तो उससे मुझे काफी हेल्प मिली, जिससे मैंने टाइपिंग की। ठीक है। तो ये टाइपिंग का मेरा था, अच्छी रही मेरी टाइपिंग। और हाँ, अब हम एग्जाम पे आते हैं, जो कि आज हुआ था,
सीजीएल मेंस का एग्जाम कैसा रहा, तो पीवाईक्यू बेस्ड ही लगा मुझे, ऐसा कुछ नहीं था कि नया था। इंटरफेस भी ठीक ही था, टीसीएस वाला ही था, लास्ट टाइम तो मैंने दिया नहीं था, पता नहीं कैसा था। लेकिन हाँ पेपर प्री जो टीसीएस वाला था ना 24 वाला, वैसा ही लगा मुझे, तो टफ नहीं था पेपर। मैथ जैसे मैं घर पे मॉक में मैं टाइम ले लेती थी ज्यादा, इवन मेरा वहाँ पे क्या था, रीजनिंग का मेरा 15 मिनट में ही, फर्स्ट को मैंने 15 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट कर ली थी। 25 क्वेश्चन अप्रोक्स मैंने कर लिए थे फर्स्ट को में। फिर मैंने जो छोड़ रखे थे वो छोड़ रखे थे, फिर मैं मैथ के पोर्शन पे पहुंच गई थी। तो मैथ में मैंने नहीं किया था, मैं घर पे करती थी ऐसा कि 2-2 3-3 मिनट किसी के क्वेश्चन नहीं हो रहा तो करने लग जाती थी। लेकिन मैं पेपर में बिल्कुल नहीं करती, मैं देख लेती हूँ अच्छा ये नहीं होगा, कैलकुलेटिव हो सकता है, तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। तो मैंने मैथ के फर्स्ट गो में 17 क्वेश्चन कर लिए थे एक्यूरेसी के साथ 100%। और रीजनिंग में मेरे 25 हो चुके थे, तो मैं वापस रीजनिंग पे गई। मेरे 7-8 मिनट बच गए थे मैथ फर्स्ट वाले सेक्शन में। फिर मैं रीजनिंग पे गई, तो रीजनिंग में मैंने जो छूट चुके थे, जो मैंने छोड़ दिए थे क्वेश्चन, फिर मैंने वो किए, उनको टाइम दिया। अब पता नहीं वो सही होंगे या नहीं, आई थिंक 2-3 तो सही ही होंगे। फिर वापस मैं मैथ पे आई, तो मैथ पे फिर जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मुझे लगा कैलकुलेटिव हो सकता था। और प्रिज्म के और पिरामिड के आई थिंक 4-5 क्वेश्चन आए थे, जो फॉर्मूले मुझे ध्यान नहीं आए, मुझे एकदम से उनके फॉर्मूले फॉर्मूले बेस्ड ही थे, कैलकुलेटिव। अब जैसे मैंने रिव्यू वगैरह देखे तो बच्चे बता रहे थे कि उन्होंने किए थे, तो वो बहुत बहुत टाइम ले रहे थे कि अच्छा है मैंने छोड़ दिए। मैथ में मैंने ओवरऑल 18 अटेम्प्ट किए हैं, एक्यूरेसी के साथ ही है। रीजनिंग में मैंने 29 अटेम्प्ट किए हैं, तो कुल मिला के 43 मैंने फर्स्ट सेक्शन में किया है। अब आते हैं इंग्लिश और जीएस सेकंड सेक्शन पे। सेकंड सेक्शन में भी इंग्लिश पीवाईक्यू बेस्ड ही थी, ठीक है। कोई इतने लंबे चौड़े वो नहीं थे, एरर नहीं थे, जिसकी मैं भी खुद भी प्रैक्टिस करके गई थी, नहीं आए थे। टीसीएस बेस्ड ही क्वेश्चंस थे, पैटर्न भी वही था। तो इंग्लिश ओवरऑल अच्छी थी। अब बात करते हैं पैसेज की। कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने, अच्छा हुआ मैंने उनको मार्क भी कर दिया था और रिव्यू भी कर दिया था, वरना वो मेरे रह ही जाते। तो मैंने सोचा था फर्स्ट गो में मैं 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन करूंगी। अगर इंग्लिश में मेरे 35 क्वेश्चन या 32 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 100% श्योर होते हैं, तो मैं तुक्का नहीं मारूंगी। तो ऐसा ही मैंने सोचा था। और फिर मैं पैसेज पे पहुंच गई थी। पैसेज छोटे ही थे और अंडरस्टूड भी थे, लेकिन ना क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो नहीं थे। ऐसा नहीं था कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आप टीपने चले गए पैराग्राफ में और आपको एज इट इज आंसर लिखा मिल जाएगा। कुल मिला के वो आपकी सोच से रिलेटेड थे, आपको सोचना पड़ेगा उसका आंसर पैसेज में पढ़ के, आपको उसमें अपनी एक तरीके से अपना स्किल उसमें, अपना माइंड उसमें लगाना था, आपका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो एकदम टीपने वाले आंसर्स नहीं थे उसके, काफी डीपली आपको वो पैसेज पढ़ना पड़ता तब जाके वो चीजें होती। तो मैं कैसे समझाऊं आपको, जैसे कि वो होती है ना कवि के दोहे वगैरह होते हैं, वो लाइन तो कुछ और होती है लेकिन उसका जो अंदरूनी मीनिंग होता है वो अलग ही होता है। कुछ इस तरीके का करके इंग्लिश के पैसेज थे। बट ठीक है मैंने करके, और सच बताऊं तो मैथ में मेरे टाइम बच गया था, और इंग्लिश में मैंने पहले तो मैंने जीएस किया था। जीएस में मुझे मेरे बन रहे थे जीएस में 11 क्वेश्चन बन रहे थे मेरे जीएस में, वो बस मैंने 11 ही करे थे। उसके बाद मैं इंग्लिश करने लगी थी। इंग्लिश में पैसेज में मैंने इतना ज्यादा टाइम दे दिया था, लगभग मुझे लगता है 26 मिनट के आसपास मैंने तीनों पैसेज में लगा दिए थे इंग्लिश में करने में, क्योंकि मैंने उनको 2-2 बार पढ़ा था सारे पैसेज को। लेकिन फिर भी ना आंसर क्लिक नहीं कर रहे थे, आंसर मिल ही नहीं रहे थे ढूंढने से, क्योंकि एक्चुअली आंसर सेम टू सेम थे ही नहीं पैराग्राफ में, वो आपको अपनी अपनी आईक्यू का यूज करना था उसमें। तो देखते हैं क्या रहता है। इसमें भी मैंने 13 क्वेश्चन छूट गए थे दोनों सेक्शन में मिला के। जीएस में मैंने किए 13 क्वेश्चन और इंग्लिश में मैंने किए 42 क्वेश्चन, ठीक है। और जीएस में भी मेरा जाएगा तो 1-2 सही गलत जा सकता है, क्योंकि तुक्का नहीं मारे मैंने, जितने आते थे उतने ही किए। इंग्लिश में भी 1-2 ही गलत जा सकता है या पैसेज में जा सकता है। एक्यूरेसी मेरी ठीक ही रहनी चाहिए। कुल मिला के ऐसा ही था, सभी का ही, सबके भी रिव्यू सुने तो सभी का भी ऐसे ही गया है, पेपर ज्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर तो माय गॉड, कंप्यूटर तो पता नहीं कितना डिफिकल्ट था। कंप्यूटर में मतलब ऐसा भी नहीं था कि 6 क्वेश्चन भी हिल जाते, मतलब कुछ आ ही नहीं रहा था। मैं कह रही थी पहले वो कर लेती हूँ, अगर मेरे को 10 क्वेश्चन भी ऐसा होगा ना कि जो आते होंगे तो मैं 10 क्वेश्चन करके छोड़ दूंगी। मैं पूरा 14 घूम के आ गई, 7 मिनट खत्म, और मुझसे हो ही नहीं रहा है। मैंने देखा 4 ही क्वेश्चन हुए हैं, मैंने कहा यार कम से कम 27 तो लाने ही पड़ेंगे, एटलीस्ट 9 क्वेश्चन तो हो पाए। तो नहीं हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या है कैसे है, कोई बिल्कुल पीवाईक्यू बेस्ड नहीं था इस बार, ठीक है। जो
पहला सेक्शन था इंग्लिश का और मैथ और रीजनिंग और जीएस वाला, वो पीवाईक्यू बेस्ड था, लेकिन कंप्यूटर पीवाईक्यू बेस्ड नहीं था इस बार, और कंप्यूटर क्वालिफाइड होता है। इसके बिना तो बेशक आपके फर्स्ट सेक्शन में आप पूरे 390 से 390 ले आओ, कंप्यूटर के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। तो देखो, अब तो लक बेस्ड है, हो सकता है मेरे तुक्के सही हो जाए, तो इसमें नहीं कह सकते, अब तो सीधा लक बेस्ड है। जिसकी किस्मत अच्छी रही तो उसकी, ठीक है, उसका हो जाएगा, जिसकी किस्मत नहीं अच्छी रही उसका नहीं होगा। ठीक है, पूरा एफर्ट डाला था मैंने, पता जान लगा दी थी, इसलिए मुझे अफसोस नहीं है मेरा होगा या नहीं होगा। मुझे जो करना था मैं कर चुकी हूँ। अब पता है आज सुबह जब मैं जा रही थी मेरी बेटी बहुत रो रही थी, तो मैंने सोच लिया कि अब नहीं पढ़ना है। अब मैं मेरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, उनके साथ खाऊंगी खेलूंगी, उनको पढ़ाऊंगी। अब उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। ठीक है ना, जो मिल गया, इतना भी नहीं मिलता ना किसी को। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैंने जो किया मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने ना अपना 100% दिया था तैयारी में। बाकी अब देखो किस्मत का खेल है, मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो इट्स ओके। अब मैं आपके ऊपर ध्यान दूंगी, आपको आपके लिए इंग्लिश का मैं बेसिक फाउंडेशन लाने की सोच नहीं रही हूँ, मैंने बता दिया था पहले ही। जिसमें सबसे मेन चीज है टेंस। बच्चों को टेंस ही नहीं आता है, टेंस नहीं आते हैं तो पूरी ग्रामर टेंस के ऊपर ही बेस्ड है। तो मैं नेक्स्ट अपना ग्रामर में टेंस का टॉपिक स्टार्ट करूंगी, जो टेंस बहुत मेन है, बहुत मैटर करता है। तो मैं फाउंडेशन बैच लेके आऊंगी इंग्लिश का, एसएससी के लिए, सिर्फ एमटीएस के लिए नहीं होगा। आप सभी देख सकते हैं, इवन जो 10th 12th वाले, जो 8th वाले बच्चे हैं ना, वो भी देख सकते हैं कि सबकी इंग्लिश सबकी सेम ही रहती है, और हमारे उसमें भी ग्रामर का सब कुछ रूल सेम ही रहता है। तो अब मैं वो ही स्टार्ट करूंगी। तो ये है मेरा आगे का प्लान कि मैं ये करने वाली हूँ। बाकी कैलेंडर आ ही चुका है, आप सबने देख ही लिया होगा, फॉर्म भरिएगा। आपके लिए क्या गाइड है कि पीवाईक्यू पे फोकस करें, ज्यादा इधर उधर की बातों में नहीं आना है। क्या इक्विडिटी पैटर्न का, क्या टीसीएस, क्या फर्क पड़ता है, जो होता है सभी के लिए होगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि यार टीसीएस पैटर्न है तो सिर्फ मेरे लिए है, इक्विडिटी पैटर्न है तो क्या सिर्फ मेरे लिए। जो होगा वो सबके लिए सेम होगा। आपको क्या करना है, आपके पहले तो बेसिक क्लियर करने हैं। जैसे कि जीके, जीके में पहले आप हिस्ट्री पूरी रिवाइज कर लीजिए, बेसिक चैप्टर वाइज। ठीक है, हिस्ट्री या साइंस, अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी जीएस में क्वेश्चन चैप्टर्स आते हैं। कहाँ से करने हैं, हाँ मैंने आपको बताया था, स्टडी वाइन करके एक ऑफिशियल चैनल है, बहुत अच्छे से उन्होंने चैप्टर, फुली चैप्टर को उन्होंने कवर किया है। तो आप अपनी जीएस उससे कर लीजिएगा बेसिक। उसके बाद आप फिर देख सकते हैं किसी की वीडियो रिवीजन कर, जस्ट रिवीजन करने के लिए। मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं जो मैरिड हैं या जिनके बच्चे हैं, तो मैंने भी किया है। इसी तरीके से आप भी तैयारी कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, जैसे कि हम लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे मैरिड नहीं होंगे लेकिन वर्किंग होंगे, टाइम की दिक्कत हो जाती है। तो मैं क्या करती थी, जैसे खाना खाना बनाने में 2.5 घंटा 2 ढाई घंटा तो खाना बनाने में लग ही जाता है। तो मैं जीएस की सीरीज लगा के कान में ईयरबड्स लगाए और खाना बनाते टाइम सुनती रहती थी। मेरा ये होता था कि ठीक है, वो अगर मैंने 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज देख ली तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में जाएंगे ही, है ना। कुछ तो टाइम मेरा यूटिलाइज होगा, या कपड़े धो रहे हैं तो कपड़े धोने में भी लग ही जाता है यार 2.5 3 घंटे। तो उस टाइम को भी मैं यूटिलाइज करती थी। टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, आई नो। आप वर्किंग हो, मेट्रो में टाइम मिल जाता है या बस वगैरह में भी टाइम मिल जाता है, तो इस तरीके से टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और बाकी जो वर्किंग नहीं है, जिनके पास पूरे 8 8 10 घंटे हैं, आपको क्या, पढ़ो। एट द एंड सोल्यूशन यही है कि पढ़ो, चीजों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। मैं नहीं कह रही आप 100 100 बार पढ़ो, उनको 100 100 बार रिवाइज करो, एटलीस्ट 5 टाइम तो एक चीज को बार बार रिवाइज करो, पढ़ना पड़ेगा। शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं है, एट द एंड पढ़ना ही है, पढ़ो। ठीक है। और इंग्लिश के लिए मैं खुद फाउंडेशन बैच लेके आ रही हूँ। मैं देखूंगी, यूट्यूब पे सर्च करूंगी कैसे चीजों को पढ़ा सकते हैं, मैं कॉपी पेन से लेके पढ़ाऊँ। आप भी मुझे कमेंट कर देना कैसे ठीक रहेगा, जैसे कॉपी पेन से मैं साथ साथ लिखती रहूंगी, या फिर मैं पीडीएफ वगैरह निकलवा लूँ जो ऑलरेडी लिखा होगा, बस आपको रीड करके समझाऊंगी, वो करूँ। और बाकी मैं यूट्यूब पे देखूंगी कैसे कर सकते हैं, बाकी टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, स्टार्टिंग में मुझे सर्च करना है। बाकी अगर आपके पास कोई सजेशन हो कि आप इस तरीके से पढ़ाएं, जो फाउंडेशन इंग्लिश का बैच आप उस तरीके से कराएं, तो मैं उस पर देख लूंगी कि कैसे करना है। ठीक है। और बाकी मैथ में भी पीवाईक्यू बेस्ड ही चीजें करें। पहले मैथ में सारे चैप्टर वाइज बेसिक, एक तो देखो आरडब्ल्यूए चैनल पे ना, नीरज सर के नाम से ना पूरा फाउंडेशन बैच पड़ा हुआ है मैथ का, आप वो देख सकते हैं। फाउंडेशन बैच किसी का भी, आदित्य रंजन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनका देख सकते हैं, या गगन प्रताप सर, जिसका भी आपको समझ आता है आप उसका पूरा फाउंडेशन बैच देख लो, फ्री पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। ठीक है, पैसे की दिक्कत है तो मैंने भी चीजें फ्री की हैं, मैंने भी कुछ बाय नहीं किया था। तो आप फ्री, पहले तो आप बेसिक क्लियर कर लें,
डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, आपको एट द एंड पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करके आओ, उसके बाद आप मॉक लगाना स्टार्ट करो। आपके पास अभी भी टाइम है, 4-5 महीने का टाइम है, तो हो जाएगा। 3 महीने में अपने पूरे बेसिक क्लियर कर दो और फिर लगाना स्टार्ट करो मॉक। खूब मॉक लगाओ, खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, क्या करना है आगे। बाकी एमटीएस जिनका जो नेक्स्ट एग्जाम एमटीएस ही होगा, तो अच्छे से रिवीजन करें आप, चीज़ कुछ भी नया पढ़ने ना बैठे आप, ठीक है। करंट अफेयर पे अच्छे से फोकस करें। किसी आप ना करंट अफेयर कर सकते हैं, परमार सर ने मैराथन करा रखा है, या जीवी सर हैं उन्होंने भी मैराथन करा रखा है, तो आप करंट अफेयर वहां से कर सकते हैं, करंट अफेयर अच्छे से करके जाएं, ठीक है। और इतनी टफ नहीं आएगी इंग्लिश, जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि अभी भी नहीं आया था टफ, तो पीवाईक्यू चीजें ही, पीवाईक्यू बेस्ड चीजें करते ही रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बंद कर दो, क्या हो गया?